अगेन वी आर हियर। सो आज हम लोग बात करेंगे अपना संबंध पे। जैसा कि हमने एक दिया था, रिलेशनशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो विल जस्ट स्टार्ट विद द नेम ऑफ द ऑलमाइटी एंड देन विल कंटिन्यू। कबीर सुख नहीं यही जुग, करिए जो कितनो मी, जो चित राखहूँ एक सो, सुख पावे बहुनी। अभी संबंध की हम लोग बात करते हैं, रिलेशनशिप। इसमें हम लोग तीन बात करेंगे। द फर्स्ट इज कि संबंध है क्या, क्यों है और कैसे करें। इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। जब हम संबंध की बात करते हैं तो संबंध दो शब्दों का संयुक्त शब्द है, सम और बंधन। सम मतलब इक्वल और बंधन मतलब गांठ जोड़। तो जब हम कोई रिलेशनशिप में आते हैं, कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो एक्चुअली इट शुड बी द इक्वल बंधन, संबंध होना चाहिए। मतलब दोनों पक्ष, जब दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं या एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो दोनों ही पक्ष बराबर स्थिति में होने चाहिए। बराबर का अर्थ क्या है? बराबर हो सकता है स्टेटस में, मानसिक लेवल में, जितनी भी तरह की चीजें हैं हर में वो बराबर है। लेकिन हमारी विडंबना क्या है कि जब भी हम किसी से रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं तो हमारी खोज होती है कि हम किसी बड़े लोगों से रिलेशनशिप बनाएं, हम अपने से ज्यादा पैसे वालों के साथ रिलेशनशिप बनाएं, ज्यादा पोस्ट वालों के साथ रिलेशनशिप बनाएं, जो बहुत अमीर है उसके साथ रिलेशनशिप बनाएं। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है कि यह तो मैं समझ गया कि संबंध क्या है, बराबर बंधन, दोनों तरफ का बंधन बराबर, बराबर वाले लोगों में जो गांठ हम बांधते हैं, बंधन करते हैं, वो संबंध कहलाता है। अब सवाल उठता है कि हम संबंध बनाते क्यों हैं? संबंध क्या है ये तो समझा, बट क्यों संबंध स्थापित करते हैं? उसकी तह में अगर हम जाते हैं तो संबंध स्थापित करने का उद्देश्य है हमें हमारा जीवन सुखमय हो, हम शांतिपूर्वक जीवन को जी सकें, खुशहाल तरीके से अपने जीवन को जी सकें। जब हम संबंध बनाते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमें किसी न किसी रूप में हेल्प करता है, हम किसी की हेल्प करते हैं, और इस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करके इस जीवन को चलाते रहते हैं। और इसीलिए हम संबंध स्थापित करना चाहते हैं और संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। लेकिन जब भी हमारा संबंध नहीं होगा, बराबर बंधन अगर नहीं होगा, जैसे सपोज करिए कि कोई कार चल रही है और कार के लेफ्ट साइड का दोनों पहिया बराबर ना हो, मतलब बड़े साइज का हो, और राइट वाला छोटे साइज का हो, तो कार चलती तो रहेगी लेकिन डिसबैलेंस होके चलती रही। हमेशा एक तरह
झुक कर चलती रहेगी। तो आप कुछ देर गाड़ी तो चला लोगे, लेकिन लॉन्ग रन में कंफर्टेबली आप उस गाड़ी की यात्रा नहीं कर सकते। तो यह जो हमारा जीवन है, यह एक गाड़ी के समान है, यह एक चल रहा है, चलती गाड़ी के समान। इसमें हमें दो पहियों की जरूरत होती है, दो पहियों या साथ में चलने वाले व्हील्स की जरूरत है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कार में कहीं हमने एसयूवी के पहिए नहीं तो लगा दिए एक तरफ, या बस का पहिया तो नहीं एक तरफ लगा दिया और एक तरफ कार का पहिया लगा हुआ है। नहीं खींच पाओगे गाड़ी, आप कुछ ही दूर तक खींच पाओगे, किसी तरह चल जाएगी। लाइफ लॉन्ग के लिए या लॉन्ग रन के लिए यह नहीं संभव, नहीं चल सकता। हम कुछ पर्सनल लाइफ पे भी चलेंगे, फिर प्रोफेशनल की भी बात करेंगे, और आप लोगों की कुछ क्वेरी होगी तो उस पर भी बात करेंगे। आज हम कुछ पर्सनल पे इसलिए चल रहे हैं कि हमारा पर्सनल लाइफ अगर सुखी है तो प्रोफेशनल लाइफ उसी से जुड़ा हुआ है। हम पर्सनल लाइफ में अगर खुश हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी खुश होने की उम्मीद है। हम आप देखेंगे कि हम अपनी बेटे बेटियों के लिए लड़का या लड़की ढूंढते हैं, या अगर हम नवयुवक हैं तो अपने लिए लड़का या लड़की ढूंढते हैं। लेकिन आप शायद महसूस करोगे अब कि जब हम किसी अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए, अपने लिए, भाई के लिए, या कोई लड़का लड़की ढूंढता है, लड़की लड़का ढूंढता है, तो ढूंढने तो निकलता है लड़की या लड़का, लेकिन आप देखना कि क्राइटेरिया क्या होती है। लोग कहते हैं कि लड़की क्या करती है, लड़के क्या करते हैं, लड़की के फादर कौन से पोस्ट पे है, लड़की का भाई क्या करता है, लड़का का पिताजी क्या है, उसके पास कितनी जमीन है, कितने फ्लैट्स हैं, किस पोस्ट पे है। तो हम निकले थे लड़का या लड़की ढूंढने के लिए, और ढूंढ क्या रहे हैं? उसका पोस्ट, उसका पैसा, उसके सगे संबंधी किस पोस्ट पे हैं, क्या करते हैं। तो जो आप ढूंढ रहे हो वही आपको मिलेगा, जिसकी खोज में आप निकले हो वही आपको मिलेगा। आप ढूंढ रहे हो कि लड़के के पिताजी क्या करते हैं, तो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जीएम हैं, प्रेसिडेंट हैं, डीएम हैं, पता नहीं क्या क्या। तो आपने वो ढूंढा तो आपको वो मिल गए। आपने तो लड़का ढूंढा ही नहीं, लड़की ढूंढी ही नहीं। तो जीवन हमको जीना है लड़का या लड़की के साथ, या उसकी संपत्ति के साथ, या उसके मदर के साथ, उसके फादर के साथ, उसके भाई के साथ। तो हाँ, जीवन जीने के लिए उसकी भी आवश्यकता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, उसके सगे संबंधी कैसे हैं, ताकि हम उसके संस्कार को जान सके, ताकि हम उसके बारे में कुछ और जान सके। लेकिन वही सब कुछ नहीं है। वो एक तथाकथित क्राइटेरिया है, सो कॉल्ड क्राइटेरिया है, जिसके माध्यम से हम खोज सकते हैं कि जिस आदमी के खोज में हम हैं वो हमारे योग्य है कि नहीं, हम उसके साथ जीवन बिता सकते हैं कि नहीं। अभी कुछ नए ट्रेंड भी चले हैं जीवन में। आप देखेंगे शुरुआत में क्या था कि हमारे गार्जियन हमारे लिए शादी की व्यवस्था करते थे, लाइफ पार्टनर ढूंढने की बात किया करते थे। आज हम कहते हैं कि नहीं, हम तो बहुत होशियार हो चुके हैं,
मैंने तो ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने एमए कर लिया है, मैंने एमबीए कर लिया है, मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, व्हाट नॉट, आई एम अ सक्सेसफुल इंजीनियर, आई एम सक्सेसफुल प्रोफेशनल। तो कई बार हम धोखा खा जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति अच्छी अच्छी खोज कर सकता है, जो व्यक्ति साइंस में बड़ा बड़ा डेवलपमेंट कर सकता है, क्या वो अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता? ले सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। हमने अपने गुरुदेव से एक बार बात की थी, ऐसे ही चर्चा चली थी, मैंने अपनी शादी की बात कर रहा हूं, मेरे शादी की बात चली थी। मैंने उनसे कहा कि हम लोग ग्रेजुएट हो गए, गवर्नमेंट भी कहती है कि कोई ग्रेजुएट अगर हो गया तो ही हैज द पावर टू टेक डिसीजंस, ही कैन थिंक राइट और रॉन्ग। तो इसमें गार्जियन की क्या जरूरत है? अगर मैं खुद ही खोजता हूं, खुद ही अगर करता हूं, तो इसमें क्या बुराई है? उन्होंने बोला कि कोई बुराई नहीं, आपको ज्ञान हो गया है, आप ग्रेजुएट हो गए हो, आपको नॉलेज हो गई है, बट नॉलेज जो है वो आपकी वो 20 साल 25 साल 30 साल के साथ नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी उतने ही साल का है। लेकिन जो आपके गार्जियन हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, जो आपके मदर फादर हैं, जो आपके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हैं, उनको ज्ञान के साथ जीवन का अनुभव उनकी आयु के हिसाब से, उनकी आयु अगर आज 60 साल है 70 साल है, तो उन्होंने अपने जीवन को, इस दुनिया को 70 साल की आंखों से देखा। तो कहते हैं फिर क्या करें, उन्हीं पर छोड़ दें? तो कहते हैं कि नहीं, कहते हैं कि एक गांव में आग लग गई और उस आग में सारे के सारे लोग गांव को छोड़कर भाग गए, बचे सिर्फ 2 लोग। एक ब्लाइंड मैन था, अंधा था, उसको कुछ दिख नहीं रहा था, वो कहीं भाग नहीं पा रहा था। दूसरा एक लंगड़ा था, उसको दिख तो रहा था बट वो चल नहीं पा सकता था। तो गांव के सभी लोग चले गए, बच गए, बट बचे सिर्फ एक अंधा और एक लंगड़ा। बड़ी समस्या हो गई। लंगड़ा जोर जोर से बोल रहा था, भाई बचाओ बचाओ बचाओ। अंधा ने सुना कि भाई कोई है यहाँ पे, पूछा कि कौन हो, तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे हूं, मैं चल नहीं सकता हूं। तो अंधे ने कहा कि देखो एक उपाय है, अगर वो उपाय हम करते हैं तो हम दोनों लोग बच जाएंगे। बोला बताओ क्या? बोला कि मेरे पास पैर नहीं है और तुम्हारे पास आंख नहीं है, और हम दोनों अगर एक दूसरे से जुड़ जाएं तो आंख भी मिल जाएगा और पैर भी मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि तुमको अपने कंधे पे बिठा लेता हूं, तुम रास्ता बताना और हम इस आग से निकल जाएंगे। दोनों ने यही किया और आग से निकल गए। यह कहानी है, बट इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है, यह जो हमारी जवानी है, जो हमारी किशोरा अवस्था के बाद जब हम एडल्ट में प्रवेश करते हैं, तो इसमें मेरे पास पांव होता है, मेरे पास जोश होता है, बट अनुभव रूपी आंखें नहीं होती। तो कहते हैं कि अगर बुढ़ापे रूपी लंगड़े को, जिनके पास अब शक्ति नहीं है, जो जवान लोग होते हैं उनकी तरह उनके पास शक्ति नहीं है लेकिन आंख है, तो कहते हैं कि बुढ़ापे रूपी लंगड़े को जवानी रूपी अंधा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम जवानी में होते तो मेरी आंखें बंद होती है, हम जो कुछ भी करते हैं सिर्फ जोश के साथ करते हैं।
तो बुढ़ापे रूपी लंगड़े को अगर जवानी रूपी अंधा अपने कंधे पे बिठा के चले तो इस जीवन को पार करना बहुत आसान हो जाता। हमारे जो गार्जियन हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनके पास आंखें हैं, उस आंख को अपने साथ लेकर, और हमारे पास जोश है, तो जोश और होश दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, अनुभवी रूपी होश और जवानी रूपी जोश, इस दोनों को अगर हम कंबाइन कर चलें तो यह जो संसार में आग लगी हुई है, इस आग को हम आसानी से पार कर सकते हैं और बच सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि अपने होश वाली आंखों को, अपने गार्जियन को, अपने बुजुर्ग को, जो हमें, जिनके पास अनुभव है, जो ज्ञान दे सकते हैं, उनको हमने इग्नोर किया है। और आज यही वजह है कि हमारी लाइफ बहुत सुखमय नहीं है। हम खुद डिसीजन लेते हैं और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि हमारा डिसीजन सही नहीं था। एक दूसरी घटना हमें याद है, नाम हमें नहीं याद है उस व्यक्ति का, अपने भारतीय कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक बार वो वैज्ञानिक थे और ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो उस जमाने में ट्रेन की अगर कोई चेन पुलिंग कर देता था तो बहुत भारी जुर्माना था और जेल भी हो सकता था। अभी भी है, बट उस समय में बड़ी सख्ती से लागू होता था। ट्रेन चल रही थी, अचानक से उस व्यक्ति ने चेन पुलिंग कर दी, ट्रेन को रोक दिया। मजिस्ट्रेट की चेकिंग हुई, भाई किसने चेन रोका, किसने गाड़ी रोकी, चेन पुलिंग किसने की। तो जो लोग अगल बगल में बैठे थे उसने बता दिया कि भाई इसी व्यक्ति ने चेन पुलिंग की है। उसने कहा कि आपको इतना जुर्माना लगेगा और आप जेल हो जाएगी आप। उसने कहा कि कोई हर्जा नहीं, आप हमें जेल में ले चलना या जुर्माना कर देना, बट आप कारण तो जानोगे ना कि मैंने क्यों चेन पुलिंग की। बोला बताओ क्या कारण है। बोला यहां से करीब 3 किलोमीटर आगे ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है और अगर ट्रेन वहां जाती तो डिसबैलेंस हो जाती और हजारों हजार लोग मर जाते। तो मजिस्ट्रेट कह रहा है कि अच्छा तुम पागल बना रहे हो, तुम भगवान हो, तुम यहां से बैठे बैठे तुमको दिख रहा है कि 3 किलोमीटर पे पटरी उखड़ी हुई है, बेवकूफ बना रहे हो हमें तुम। बोला कि नहीं, बेवकूफ बनाने की बात नहीं है, आप अपने बंदे को, आप पुलिस को, जो भी अधिकारी है, आप यहां रहने दो, आप किसी को भेजना चाहते हो भेज के पता लगा लो। बात इंटरेस्टिंग थी। उसने अपने बंदे को भेजा वहां। जब अपने बंदे को वहां भेजा तो देखता है सही में वहां पर जितनी दूरी पे उन्होंने बताया था, 3 किलोमीटर की दूरी पे, वहां पे पटरी अपने ट्रैक से हटी हुई थी। तो इस मजिस्ट्रेट को और पुलिस वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहीं ये पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं तो है, ट्रेन में बैठे बैठे कैसे भविष्यवाणी कर दिया और देख लिया कि भाई वहां पे ये हो गया, ऐसा कैसे हो गया। मजिस्ट्रेट ने उससे डिटेल में पूछा कि मामला क्या है यह बताओ, तुमने कैसे समझा कि वहां पे पटरी उखड़ी हुई। फिर उसने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूं और जब ट्रेन चल रही थी तो ट्रेन की जो चलने की जो वाइब्रेशन थी, उस वाइब्रेशन से हमें पता चला कि लगभग इतनी दूरी पे कहीं ना कहीं ट्रैक उखड़ी हुई है। और इसमें कोई पहुंचने वाली बात नहीं है, कोई मैं बहुत साधक या साधना करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक साधारण इंजीनियर हूं जिसने वाइब्रेशन से पता लगाया कि ऐसा ऐसा है। अभिप्राय यह है कि एक साधारण सा इंजीनियर 3 किलोमीटर आगे का अंदाजा ले सकता है कि क्या होने वाला है, पटरी उखड़ी हुई है, नहीं उखड़ी हुई है, क्या है। इसी तरह से जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस पर्सन है,
जिनके पास अनुभवी रूपी आंख है, उनको आगे की दिखती है कि क्या होने वाला है। हमें प्रेजेंट का दिखता है, उनको कुछ दूर आगे फ्यूचर तक का भी दिखता रहता है कि अगर इस तरह गाड़ी हमारी चल रही है, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हम ऐसे चल रहे हैं, तो कितने दूर के बाद एक्सीडेंट होने वाला है, कितने दूर के बाद हमें डाइवोर्स होने वाला है। ये उनको दिखता है, हमें नहीं दिखता, क्योंकि हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, जवानी रूपी जोश है, होश नहीं। अभी आप देखोगे, शुरुआत में था अरेंज मैरिज की बात थी, बाद में आया लव मैरिज। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, एक दूसरे से लव मैरिज किया और शादी कर ली। कोई बुराई नहीं है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि लव मैरिज बुरा है या अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं। कोई नहीं कह सकता कि क्या अच्छा और क्या बुरा, लेकिन सावधान होने की जरूरत है। आंख बंद कर अगर डिसीजन लेंगे तो कोई भी डिसीजन हमारा गलत हो। हम लव मैरिज में चले जाते हैं, हम प्यार की बात करते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमें कोई चीज अच्छी लग जाती है और उसी के साथ हम जीना शुरू कर देते हैं। हम उसके बाद भूल जाते हैं कि जीवन में अगर हम साथी बनेंगे तो और किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, वो सब मिस कर जाते हैं। उस समय में आंख पे पट्टी बन जाती है। अब एक नया ट्रेंड चला है, लिव इन रिलेशनशिप। क्या है भाई लिव इन रिलेशनशिप? तो हम सब कुछ करते हैं एक पति पत्नी की तरह, सब कुछ रहते हैं एक पति पत्नी की तरह, लेकिन शादी नहीं की। भाई, इसके आपने प्लस पॉइंट इसमें यह ढूंढा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, हम देख लेंगे कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं कि नहीं, और तब हमारी मर्जी होगी तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि द मोमेंट आप दो लोग एक साथ जुड़ते हो तो सिर्फ शरीर नहीं जुड़ता, मन भी जुड़ता है, हमारे इमोशंस भी जुड़ते हैं। और जब हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी के साथ, तो हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आप सब कुछ वही कर रहे हो, लेकिन सिर्फ आपने शादी नहीं की है। इसका मतलब यह है कि दिस इज अनरजिस्टर्ड मैरिज। रजिस्ट्रेशन नहीं की है आपने, समाज को नहीं बताया कि हमने शादी कर ली है, बट आपने कर ली। और फ्यूचर क्या होता है कि एक दूसरे को के बारे में एक दूसरे को सब कुछ पता है। कल अगर आप रिलेशनशिप से दूर होते हो तो दोनों ही पार्टी को खतरा है, क्योंकि आपने पता नहीं क्या क्या उससे शेयर किया है। हर एक सीक्रेट आपको एक दूसरे को मालूम। अगर सक्सेसफुल हो गया बहुत अच्छा, नहीं सक्सेसफुल हुआ तो खतरा है आपको। और लोग कहते हैं कि आप बंधन मुक्त रहना चाह रहे हो, एक बार आप जिंदगी जी कर देखना चाह रहे हो, 5 महीने 6 महीने साल भर के हम लोग जी सकते हैं कि नहीं। भाई, ये मन ऐसा है, इसको आपने अगर खुली छूट दे दी तो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। एक राजा के पास एक बकरी थी और उसने पूरे राज्य में सबको बोला हुआ था कि जो व्यक्ति इस बकरी को तृप्त कर देगा खिलाकर, उसको इनाम दिया जाएगा। बहुत लोगों ने क्या किया, बकरी को लेकर सारा सारा दिन खिलाता रहता था। और जैसे ही राजा के पास आता था, राजा ने एक हरा पत्ता रखा हुआ था। जैसे लोग कहते थे कि हमने तृप्त कर दिया, जब बकरी आती थी तो उसके आगे एक हरे पत्ते को रख दिया जाता था। जैसे पत्ता दिखाता था कि बकरी फिर मुंह मारने लगती थी। राजा कहता था कि देखो भाई, कहां तुमने तृप्त किया है। बड़े लोग परेशान हो गए, क्या करें। लोगों ने दिन दिन भर खिलाया, लेकिन बकरी तो बकरी, जैसे ही पत्ता सामने आया कि फिर मुंह मारने लगे। एक फकीर, एक साधु उस गांव में आए हुए थे, उनको ये खबर लगी।
तो वो गए राजा के दरबार में, तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया कि साधु महाराज आप आए हैं, बताइए क्या सेवा है। बोले सेवा कुछ नहीं, सुना है आप कि बकरी है जो तृप्त नहीं हो रही, तो उसको तृप्त करने के लिए आया हूं। राजा ने बोला कि क्यों इस चक्कर में आप पड़ रहे हो, आप साधु संत आदमी, भगवान का भजन करो, इस सब चक्कर में आप कहां से पड़ गए। तो बोला कि नहीं नहीं, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ही तृप्त कर सकता हूं, दूसरा तृप्त भी नहीं कर सकता है आपकी बकरी को। बोले अच्छा। बोला कि हाँ ठीक है, एक दिन का हमें टाइम दीजिए, मैं तृप्त कर दूंगा। तो वो लेके बकरी को चले गए साधु महाराज। उन्होंने क्या किया कि एक पत्ता रखा, जैसे राजा ने रखा हुआ था हरा पत्ता, और एक छड़ी रखी हुई थी। तो जैसे ही बकरी पत्ते को खाने के लिए आती थी कि वो मुंह पर मार देते थे। दिन भर यही प्रक्रिया चलता रहा, पत्ते को आगे रखा, जैसे मुंह बकरी बढ़ा रही है फिर मुंह पे मार दी, मुंह फूल गया बकरी का। अब दिन भर का अभ्यास, धीरे धीरे क्या हुआ कि बकरी पत्ते की तरफ अब देखना बंद कर दी। राजा के पास अगले दिन साधु उस बकरी को लेके आए, बोले कि महाराज हमने बकरी को तृप्त कर दिया। बोले अच्छा। तो साधु एक तरफ खड़े हो गए, अपना छड़ी हाथ में रखे हुए थे, और इधर राजा जो आदत थी उनकी, वो एक पत्ते को बढ़ाया बकरी की तरफ। अब जैसे बकरी की तरफ बढ़ाया तो दिन भर का अभ्यास, तो देखा साधु उधर खड़े हैं, छड़ी याद थी, वो पत्ते की तरफ झांका ही नहीं, देखा ही नहीं। तो राजा ने कहा कि भाई इनाम तो तुमको हम देंगे, लेकिन राज तो बताओ, ये चमत्कार तुमने किया कैसे। साधु ने बोला कि देखिए ये बकरी है, इसको तृप्त आप कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने सारी कहानी बताई। अभिप्राय यह है कि यह जो हमारा मन है, ये हमारा मन एक बकरी है, और ये 5 इंद्रियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब जो खट विकार हैं, और जो हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, ये सब हरे हरे पत्ते हैं। इसको देखकर हमारा मन बार बार उन चीजों की तरफ आकृष्ट हो जाता है। तो जब हम लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, तो इन्हीं 5 बकरियों के द्वारा ना, यही तो हमारी बकरियां हैं, और ये कभी तृप्त नहीं होंगी। आप एक के साथ रहें, 2 के साथ रहें, 10 के साथ रहें, कितने ही दिन तक रहें, ये तृप्त होने वाली नहीं है। तो फिर करना क्या है, तो हमें संयम रूपी ब्रेक लगाने की जरूरत है। ज्ञान रूपी लाइट और संयम रूपी ब्रेक की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति रात के अंधेरे में बाइक चलाता हुआ जा रहा था, बाइक में लाइट नहीं थी, और चलाया जा रहा है। तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाला मिला, उसने देखा कि भाई लाइट नहीं है और ये आदमी तेजी में गाड़ी चलाया जा रहा है, बाइक चलाया जा रहा है। उसने हाथ से इशारा किया, रोको 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 रोको, फिर भी ये चलाया जा रहा था। देखा कि ये रुक नहीं रहा है, तो वो ट्रैफिक वाला जो पुलिस था, वो बीच रास्ते पे आ गया कि भाई रोको रोको रोको, तुम्हारे गाड़ी में लाइट नहीं है। उसने बोला कि आप मेरे रास्ते से हट जाओ। बोले कि अरे भाई तुम, लाइट नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगी तुम्हारी, खतरा खा जाओगे। उसने बोला कि आप बीच से हट जाओ, हम खतरा खाएंगे तो खाएंगे, आप तो बीच से हट जाओ। बोला कि अरे लाइट नहीं। बोला कि लाइट तो छोड़ो, इस गाड़ी में ब्रेक भी नहीं है, आप बीच से हटो, नहीं तो आप एक्सीडेंट खा जाओगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कहते हैं कि अब सोचो कि जिस गाड़ी में लाइट भी नहीं है, दिख भी नहीं रहा है, और ब्रेक भी नहीं है, तो क्या होने वाला है उस गाड़ी, होना ही होना एक्सीडेंट। तो जिस व्यक्ति के पास ज्ञान रूपी लाइट नहीं है और संयम रूपी ब्रेक नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करना नहीं जानता है कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो लाइफ में एक्सीडेंट होगा ही होगा।
तो समरी में यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं, अपने बुजुर्ग, अपने जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे वेल विशर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उनको विश्वास में लेके फिर आप अपनी जोश के द्वारा आगे बढ़िए और होश उनके पास छोड़ दीजिए, ताकि हमारा जीवन सुखमय चलता रहे। एक और छोटी सी घटना हमें याद आ गई। एक जगह शादी तय हुई, शादी में बारात जाने की बात थी। तो लड़की के पिता ने एक कंडीशन रखी कि भाई बारात लेके तो आप आओगे, लेकिन बारात में कोई बुजुर्ग नहीं होना चाहिए। सबने कहा कि भाई तो बड़ा अजीब सी शर्त है, इसमें बुजुर्ग से क्या आपत्ति है? लेकिन फिर सबने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, भाई शादी करनी है, बुजुर्ग को तो करनी नहीं है। तो लड़के लड़की को शादी करनी है, वो अगर चाहते हैं लड़की वाले की बुजुर्ग ना आए तो कोई हर्जा नहीं है, छोड़ो। लेकिन लड़का के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पोते की शादी है तो मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे तुम लोग जैसी व्यवस्था करना है करो, मैं जाऊंगा। अब सबने सोचा कि भाई क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल है। तो सबने एक युक्ति निकाली कि देखने की बात है ना, तो इस दादाजी को गाड़ी में ऐसे रख दो, ऐसे छिपा के पीछे रख लो कि दिखाई ना दे। वैसे ही व्यवस्था की गई। जब वहां पे पहुंचा तो लड़की के पिताजी का उद्देश्य क्या था कि हम अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के या ऐसे गांव में या ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाएंगे जो ज्ञानी हो, जो समस्या अगर जीवन में कभी आ जाए तो उस समस्या से कैसे निकल सकता है, तो हमारी बेटी सुखी रह सकती है। उसको टेस्ट करने के बाद उन लोगों से शादी करनी थी। जब बारात वहां पहुंची तो लड़की के पिता ने अपने आदमी को भेजा कि जाओ उस बस में देख कर आओ कि कहीं कोई बुजुर्ग तो नहीं है बस में। तो अब उसका आदमी आया, देखा, पूरा चेक किया, बोला कि नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं है, सबके सब जवान आदमी है, कोई भी बूढ़े लोग नहीं है। बोला ठीक है। फिर दूसरा संवाद भिजवाया उसी आदमी से, बोला कि देखिए आप लोग आ तो गए हो, लेकिन शादी तभी होगी जब इस गांव के बगल में इस गांव से एक नदी बह रही है, उस नदी में पानी की जगह आप लोगों को सभी को मिलकर पानी की जगह दूध बहाना है। पानी में दूध बहना चाहिए, नदी में पानी नहीं बहना चाहिए। अगर आप लोग ये कर सकते हो तब तो हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, अन्यथा। सबने सोचा कि भाई लड़की का जो पिता है पता नहीं पागल हो गया है या क्या है, ऐसी भी कहीं कोई शर्त होती है? और कौन ऐसा जीव है इस संसार में जो नदी से पानी को हटाकर और सिर्फ दूध बहा दे? कोई कर सकता है क्या? सबने कहा कि देखो हमें लग रहा है इस लड़की के पिता को शादी करने की इच्छा ही नहीं है, ये अननेसेसरी ऐसी ऐसी बात कर रहा है ताकि शादी ना हो। सबने बोला कि चलो यार वापस चलो, शादी नहीं हो सकती। वापस चलने की बात हुई। जब चलने लगे तो सबने बोला कि भाई अब दादाजी को अंदर क्यों छिपा के रखा है, जब अब तो शादी होगी नहीं, तो अब क्या फर्क पड़ता है, इनको अंदर क्यों रखना, चलो ऊपर बाहर सीट पे बिठाओ इनको। सब गया, बोला दादाजी आप बाहर निकलिए। बोला कि क्या हुआ, क्यों? उन लोगों ने मना किया था ना। बोला कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले क्या हुआ? बोला शादी नहीं हो सकती। बोला क्यों? बोला कि वो कह रहे हैं कि गांव में नदी बह रही है, उस नदी में से पानी हटा के आपको दूध बहाना है। ये ऐसे कहीं हो सकता है? इनको करने की इच्छा ही नहीं है शादी। दादाजी ने बोला कि अरे यार, इस छोटी छोटी बात पे तुम लोग नाराज हो जाते हो और इस छोटी बात के चलते कहीं शादी नहीं होगी, इतनी छोटी सी बात के लिए।
तो उसने बोला कि कमाल बात कर रहे हो, छोटी बात आपको लग रही है? नदी से पूरा का पूरा पानी हटाना और उसमें दूध बहाना, ये आपको छोटी बात लग रही है? बोले कि हाँ छोटी बात है। बोला फिर कैसे करेंगे? बोले कुछ नहीं, तुम संवाद भिजवाओ लड़की के पिता के पास और उनसे कहो कि हम लोग पूरा तैयार हैं नदी में दूध बहाने के लिए, हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, दूध बहा देंगे। नदी का पानी आप खाली कराओ, दूध हम बहा देंगे। नदी से पानी आप खाली करवा दो, दूध हमारे पास पूरा है, पर्याप्त है, दूध हम बहा देंगे नदी में। खबर लेके गया लड़की के पिता के पास। लड़की का पिता कह रहा है कि भाई जरा ठीक से देख के आओ, उस बारात में कोई बुजुर्ग जरूर है, देख कर आओ। क्योंकि बिना बुजुर्ग के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता और ऐसी बात एक अनुभवी आदमी कर सकता है। अभिप्राय यह है कि जीवन में अनुभवी, जीवन का जो अनुभव है, जो उम्र के साथ आता है, जो एज के साथ आता है, जो एक्सपीरियंस, जो हम अपने जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती है उसके साथ आता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। वी कैन नॉट रिप्लेस दैट एक्सपीरियंस। इसलिए जीवन को जीने में बड़ी आवश्यकता है कि हम ज्ञान रूपी आंख के द्वारा और संयम रूपी ब्रेक के द्वारा इस जीवन को चलाएं। एक चीज और, जब हम वैवाहिक जीवन में आ जाते हैं तो हमारी एक परंपरा है, भारतीय परंपरा कह लीजिए या कुछ दिनों से चला आ रहा है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि कई बार पुरुष प्रधान देश है, या कई बार लोग बातें करते हैं कि भाई मैं बड़ा तो तुम छोटा, तुम छोटे मैं बड़ा। पति पत्नी का संबंध न समझकर क्या हम, जैसे हम किसी हॉस्टल में रहते हैं, कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम रूम पार्टनर होते हैं, रूममेट्स होते हैं। तो पति पत्नी जब हम बोलते हैं तो उसमें कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। ये हमने डिसाइड कर लिया, या हमारी चलते धीरे 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 एक डेवलप हो गया। तो क्या हम लाइफ पार्टनर ना कह के रूममेट, लाइफ मेट, लाइफ टाइम फ्रेंड हम क्यों नहीं हो सकते? जब हम दो लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं, दो लोग एक साथ, हम लोग एक कमरे में होते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हेल्प करता हूं, मेरी प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प करता है। हम इसी एटीट्यूड के साथ अपनी लाइफ नहीं जी सकते? पत्नी को या पति को अपना पार्टनर नहीं मान सकते? कई बार आप देखोगे कि हम अपने आप डिसाइड कर लेते कि यह तुम्हारा काम और मेरा काम। कई बार कोई वाइफ है, घर में खाना बनाती है, अगर मुझे आता है खाना बनाना, अगर मैं बैचलर हूं, मैं अच्छा खाना बनाता हूं, लेकिन फैमिली है तो मैं नहीं बनाऊंगा। यह ईगो किसी काम का नहीं। हमें आता है झाड़ू लगाना, घर में पोछा लगाना, लेकिन वाइफ है घर में तो मैं नहीं लगाऊंगा। तो क्या हम घर के कामों को बांट नहीं सकते? हाँ, इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें ही वह काम करना है। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी लाइफ में चेंज ला दी, कभी इस तरह से बांट चूट कर अगर हम एक दूसरे के साथ सिंपैथी भाव से रहते हैं, इमोशनली कनेक्ट होकर रहते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, तो हमारी लाइफ ज्यादा आसान हो सकती है। और आज जो यह देखेंगे कि आप जो नवजुवक में शादियां होती है और डाइवोर्स होता है, उसका मैक्सिमम कारण यही है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को बराबरी का पार्टनर ढूंढ के नहीं लाए। तो बराबरी का पार्टनर ढूंढना है और बराबर का बिहेव भी मिलाकर रखना है, चलाकर रखना है। जिंदगी में कभी ये नहीं फील करना है कि मैं बड़ा तो तुम छोटे और तुम बड़ा तो मैं छोटा। जो काम आप कर सकते हो वो कर ले, जो काम वो कर सकती है उसको करने दो। तो दोनों लोगों को
इस जीवन रूपी पहिया को बराबर रूप से चलाने की जरूरत है। रिलेशनशिप में 2-3 चीजों की और आवश्यकता है। कई बार आप देखोगे हमारा मन ही है, कई बार पत्नी नाराज हो जाती है, अगर कुछ बोलने लगती है तो आप चुप हो जाओ, बहस में जाने की जरूरत नहीं है। आप नाराज होते हो और आप पत्नी हो तो आप चुप हो जाओ। गम खाने से समस्या का समाधान हो जाता है। बट कबीर साहब का एक है कि आवत गाली एक है, उल्टत होत अनेक, कही कबीर नहीं उलटिए रहे एक की एक। गाली मतलब गाली ही नहीं होती है, कोई वाद विवाद भी अगर चल रहा है, वाद विवाद में आपको किसी ने कुछ कहा, फिर आपने उलट कर उसका जवाब दिया, फिर उसने उलट कर जवाब दिया, फिर आपने जवाब दिया। इस तरह से आवत गाली एक है, किसी ने आपको कुछ कहा तो एक ही बात कही। उल्टत होत अनेक, आपने अगर उल्टा तो कितनी बार हो गए। कहीं कबीर नहीं उलटिए रहे एक की एक। अगर वाद विवाद है तो एक बार आपको किसी ने कुछ कहा, थोड़ी देर के लिए आप गम खा जाओ, शांत हो जाओ, अपने आप उस समस्या का समाधान हो जाएगा। जिसने पति ने या पत्नी ने जिसने भी कुछ कहा है, थोड़ी देर के बाद जब वो क्रोध शांत होता है तो अपने आप उसे एहसास होता है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उस समय में आपने अगर बर्दाश्त नहीं किया तो एग्रेवेट होता चला जाता है, बढ़ती चली जाती है बातें और हमारी लाइफ अशांतिपूर्वक हो जाती है। तो एक है कि दोनों पार्टनर में से कोई पार्टनर अगर नाराज है तो दूसरे पार्टनर को शांत हो जाना चाहिए। दूसरा, ये हो गई हमारी लाइफ, अपने लाइफ की बात। अपने मदर फादर गार्जियंस होते हैं या बच्चे हैं, दोनों के लिए ये काम करता है। अगर अभी का समय है, एक दूसरे सब बाहर रहते हैं, कोई नौकरी पे है, कोई कहीं है, डिस्कनेक्ट मत हो आप। सप्ताह में अगर हो सके तो डेली आप कर सकते हो, 2 दिन या 3 दिन पे बिना वजह के भी उनको आप कॉल करो, बात करो उनसे। हम ये सोचते हैं कि अरे जब जरूरत होगी तो बात कर लेंगे। हमारे गार्जियन भी सोचते हैं कि जब जरूरत होगी तो बेटे को बेटियों को कॉल कर लेंगे, बहू को कॉल कर लेंगे। जरूरत कभी नहीं पड़ता। और मैं बताऊं कि जब दोनों लोग अच्छे होते हैं तो माता पिता अगर दुखी होंगे तो आपसे अपना दुख शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बच्चे को तकलीफ देना नहीं चाहता। और वाइस वर्सा यही होता है, बच्चे अगर आपके अच्छे हैं तो बेटा बहू या बेटी दामाद वो भी सोचेगी कि हम अपने माँ बाप को क्या दुख दें, अपनी दुख शेयर नहीं करना चाहते, अपनी तकलीफ शेयर नहीं करना चाहते। सो अल्टीमेटली क्या होता है, हम एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। तो संपर्क में रहना संबंध को बनाए रखने में बहुत कारगर है। हमेशा टच में रहो आप, कोई बात हो ना हो, कुछ ना कुछ बात करो, हालचाल ही पूछ लो, कुछ भी कर लो, आपके साथ क्या चल रहा है, कुछ लाइट मूड की ही बात हो रही है, कर लो। कौन जाने कितने दिन की जिंदगी किसकी है, और कौन हमें अच्छा आदमी है, कौन हमसे क्या छिपा रहा है। जब आप बात करोगे, हो सकता है बात करते करते हमें पता चल जाए कि भाई अगला आदमी किस परिस्थिति में है। नहीं, तो टच में रहना। आप अगर गार्जियन हो तो अपने बच्चे के टच में रहो, आप अगर बच्चे हो तो अपने गार्जियन के टच में रहो। वीक में कम एटलीस्ट एक बार रहो, नहीं तो वीक में 2 बार। अगर डेली बात आप कर सकते हो तो डेली करो। और ये बहाना कभी नहीं चलेगा कि मैं बड़ा बिजी रहता हूँ ऑफिस में। वो माता पिता भी बहुत बिजी रहा करते थे जब हमें पाला पोसा करते थे। तो ये एक्सक्यूज कि मेरी लाइफ बहुत बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं मिलता है, कोई काम नहीं चलेगा। और मैं इसलिए भी आपको एक बता रहा हूं कि आज आपके पास टाइम नहीं है अपने गार्जियन से बात करने के लिए, कल आपके बच्चों के पास टाइम नहीं होगा आपसे बात करने के। एक बार एक बहू और बेटा के पास एक पिता रहा करते थे, और पिता बहुत बुजुर्ग हो गए थे। उनकी समस्या थी, ठीक से खाते नहीं थे, कोई खाना खाते वहीं गिरा दिया, कुछ कर दिया। तो बहू और बेटे दोनों बहुत परेशान हो गए थे। इन लोगों ने सोचा कि भाई इनको हम लोग समाधि कहते हैं, जल समाधि समय करा दो, पता नहीं अलग अलग भ्रांतियां हैं। तो बहुत बार अपने पिताजी को कहा कि अब आप जल समाधि ले लो ना, कितनी दिन और जिंदगी जियोगे आप। पिताजी परे रहते थे, अपना सुनते थे, परे रहते थे।
एक घड़ी ऐसा आया, पत्नी ने भी और बेटे ने भी, दोनों ने विचार किया कि भाई ये ऐसे नहीं जाएंगे, इनको खुद ही घर से निकालना पड़ेगा। बेटे ने क्या किया, पैर पकड़कर अपने पिताजी को घसीटते हुए कि नदी किनारे ले जाकर वहां पे जल समाधि में करवा देंगे, जल में डाल देंगे, अपना मर जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी। पिताजी को खींच कर ले जा रहा था, और जब पिताजी को खींच रहा था तो उसके पिताजी हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इस बेटे बहू को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है, कि मैं खींच रहा हूं इनको, घसीट रहा हूं पैर पकड़कर, और ये हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो हंसते गए, एक रास्ते में पीपल का पेड़ था, जहां नदी के पास जाते वहां पे एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर जाकर जब उससे आगे खींचने लगा तो पिताजी रोने लगे कि बेटा अब इससे आगे मत खींचो, मत ले जाओ मुझे, मत करो ऐसा। बेटे और बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दूर तक तो ये हंस रहे थे, और अचानक से इस पीपल के पेड़ के पास क्या हो गया कि इनको रोने लगे। तो पूछा कि मामला क्या है, बात क्या है, आप तो इतनी देर से हंस रहे थे। बोला कि इतनी दूर से मैं इसलिए हंस रहा था कि मैं भी अपने पिताजी को घसीट कर लाया था और इसी पीपल के पेड़ के पास लाके छोड़ दिया था, तो मुझे अपने कर्मों का फल तो मिल गया कि मैं भी, मेरे बेटे ने भी मुझे पीपल के पेड़ तक खींच के लाया। मैं अब ये नहीं चाहता हूं कि इससे आगे तुम ले जाओ, ताकि तुम्हारा बेटा भी तुमको भी खींच के ले जाए। तो जो हम कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें भी भुगतना पड़ता है। तो आज हमारी स्थिति अच्छी है, हम अच्छी जगह हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सबके साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ संबंध बना के और इस जीवन को अच्छी तरह जिए। बातें तो बहुत है, समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं वो करूंगा, जो टाइम है उस टाइम पे ही रखेंगे। और संक्षेप में मैं ये कह दूं कि पर्सनल लाइफ पे आज हमने बात की है। एक्चुअली दिस ऑल थिंग्स इज रिलेटेड टू आवर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, कि हम प्रोफेशनल लाइफ में भी जो अपनी लाइफ पार्ट कलीग हैं या हमारे बॉस हैं, उनके साथ भी सारी चीज को आप कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से हम अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी हम सुखी बना सकते हैं और जिंदगी को आराम से जी सकते हैं। तो मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। नाउ आई एम जस्ट लिविंग आई एम कीपिंग ऑल दिस थिंग्स ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, कि कुछ क्वेरी है जो हमने कहा है उसमें कुछ पूछना चाह रहे हैं, या अदर कोई क्वेरी भी अगर है तो शेयर करें। और जैसा हम लोगों ने बात की थी कि महीने में एक बार जुड़ना चाह रहे हैं 15 दिन पे, तो उस पे भी आप लोग कुछ अगर फीडबैक देना चाहते हैं कि क्या ठीक रहेगा 15 दिन पे या एक महीने पे, तो उस पे हम लोग आगे फर्दर काम करेंगे। तो अब मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, और कुछ फीडबैक है या कुछ कहना चाह रहे हैं तो